हेलो एवरीवन, आर्क पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संख्याओं के अपरिमेयता के प्रमाण। अभी तक हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय देख ली थी और फिर देख लिया था कि हमने गुणनखंड विधि से HCF LCM कैसे निकालते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा संख्याओं के अपरिमेयता के प्रमाण। मतलब कहते हैं कि संख्याएं अपरिमेय है तो वो कैसे हैं, अगर नहीं है तो उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो रहेगा। लेकिन आज हम देखेंगे कि संख्याएं अपरिमेय कैसे हैं। तो अगर कहे कि ना हमें प्रमेय सिद्ध करनी है तो हम क्वेश्चन है ना अपनी बुक से उठाते हैं। प्रमेय है उसमें लिखा है कि √2 अपरिमेय है। अब ये तो एक स्टेटमेंट जैसे हो गया, इसमें कह दिया कि √2 अपरिमेय है, लेकिन हमें थोड़ी ना पता है कि √2 अपरिमेय है, तो हमें इसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो सिद्ध करने का मेथड होएगा विरोधाभास। विरोधाभास क्या होएगा कि सबसे पहले हम एक ऐसा कथन लेंगे जो इसका उल्टा है, और फिर हम जब सिद्ध करेंगे तो उसके अंदर हमें ऐसी कंडीशन, ऐसी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी या ऐसी सिचुएशंस मिल जाएगी जिससे वो कथन सत्य सिद्ध नहीं होगा। तो उसमें क्या आ जाएगा? विरोधाभास आ जाएगा। विरोधाभास जब आ जाएगा तब क्या होगा? ये कथन असत्य सिद्ध हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले इसका विरोधाभासी कथन क्या हो जाएगा कि √2 परिमेय संख्या है। अगर √2 परिमेय संख्या है तो हमें पता है कि हम परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं? भिन्न की बात, मतलब P/Q में लिख सकते हैं। तो हम परिमेय संख्या को भिन्न रूप में लिख सकते हैं। तो हम √2 को किसके बराबर लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं √2 बराबर A/B। अगर हमने √2 को A/B लिख दिया तो इसके अंदर हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि B 0 के बराबर ना हो, और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि A व B सह अभाज्य हैं। ये हमने पहले भी जब गुणनखंड विधि देखी थी तब हमने उसमें सह अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा था। क्या सह अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनके अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणांक ना हो, कि जिसके अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणांक ना हो और उसके अंदर किसी और उभयनिष्ठ संख्या का भाग ना जाता हो, कि इनके कोई और गुणनखंड हम इस प्रकार नहीं कर सकते कि इन दोनों के अंदर वो चीज कॉमन आ जाए। तो इन दोनों के अंदर कह सकते हैं कि अभी कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि हमने कह दिया है कि A व B सह अभाज्य है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम इसको 1 नंबर से मार्क कर देते हैं, क्योंकि ये कथन एक है जिसका हमें आगे यूज करना है। तो आगे इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो क्या होगा? A बराबर √2B। अब हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पे क्या आएगा? A² बराबर 2B²। अब जो देख सकते हैं कि जो ये संख्या है उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर 2 का भाग जा रहा है। तो यहां पे क्या है? चूंकि 2B² में क्या है? 2 का भाग जाता है। हम ये कह सकते हैं कि √2B² है वो 2 से विभाजित है, तो इसलिए A² भी 2 से विभाजित है। कैसे? कि दोनों बराबर में है, तो अगर इसमें 2 का भाग जाएगा तो इसमें भी 2 का भाग ही जाएगा। तो किसी भी संख्या का वर्ग अगर 2 से विभाजित है तो वह मूल संख्या भी तो 2 से विभाजित होगी। हमें यह समझना होगा कि अगर A² 2 से विभाजित है तो A भी 2 से विभाजित होगा।
क्यों होगा उसको अगर आप देखें तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके समझा देता हूं कि हमने मान लिया कि 6 है, एक एग्जांपल है। तो अगर हम इसका गुणनखंड अभी नहीं करते हैं, हम देखते हैं कि अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो 36 आ जाता है। तो 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 36 आएगा। तो 36 क्या है? वो 2 से विभाजित है। तो मान सकते हैं कि 36 ए स्क्वायर है। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसके अंदर ये 2 से विभाजित है। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3। आप ये देख सकते हैं कि 6 के जो अभाज्य गुणनखंड के अंदर जितने भी अभाज्य संख्याओं की जो संख्याएं हैं वह 36 से आधी है। मतलब इसके अंदर जो 2 गुणा 3 है वो 2 बार आया है। मतलब कि अगर कोई भी संख्या मतलब ए स्क्वायर है तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो पद बढ़ जाएंगे। अगर इसमें अगर 2 नहीं होगा तो वो डबल भी नहीं होगा। मतलब इसके अंदर अगर 5 नहीं है तो यहाँ पे 5 भी नहीं आया ना, 5 का 2 बार हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जिस चीज की कमी है वो इसके अंदर भी नहीं होगा। और अगर जिस चीज की यहाँ पे अगर प्रबलता है या प्रधानता है वह चीज यहाँ पे भी होगी, लेकिन उसकी आधी संख्याओं में होगी। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो हम क्या कह सकते हैं? ए भी 2 से विभाजित होगा। तो अगर ए 2 से विभाजित है तो इसका एक गुणनखंड बन जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? ए को अगर ए 2 से विभाजित है तो उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ए बराबर 2c। ये एक नया स्टेटमेंट आ जाता है, इसको 2 नंबर दे देते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया कि जो ए है वो 2c के बराबर है। तो हमें नई चीज पता चल गई कि ए का गुणनखंड क्या होगा? वो 2 होगा। एक गुणनखंड 2 होगा, ए का गुणनखंड। तो हम अब क्या करेंगे? हम करेंगे इसका स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? 4c स्क्वायर। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। आप ये थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, अगर नहीं याद है तो आप पीछे देख सकते हैं कि हमने ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर कैसे लिया था। तो हम इस इक्वेशन से क्या करेंगे? इस इक्वेशन से ए स्क्वायर का मान हम क्या 2b स्क्वायर रख देंगे। तो 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब क्या करेंगे? 2 का भाग दोनों तरफ दे दिया तो क्या आएगा? b स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 2c स्क्वायर। अब हमारे पास फिर से वही कंडीशन आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2c स्क्वायर 2 से विभाजित है। अगर 2c स्क्वायर 2 से विभाजित है तो b स्क्वायर 2 से विभाजित है। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ए स्क्वायर की टाइमिंग में प्रूव करके बताया था कि अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। तो अगर बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो बी 2 से विभाजित है। तो ये चीज आ गई। तो इन दोनों स्टेटमेंट से कि ए 2 से विभाजित है, बी 2 से विभाजित है। अगर ए 2 से विभाजित है तो क्या होगा? बी है बी का बी का गुणनखंड क्या होगा? बी का एक गुणनखंड 2 भी है। कि हमें बी संख्या नहीं पता, लेकिन हम इस
इस स्टेटमेंट से ये कह सकते हैं कि b का एक फैक्टर 2 भी होगा। अगर ये सेम स्टेटमेंट हमने a के टाइमिंग में देखा था तो a का गुणनखंड 2 भी है। तो अभी हमें एक चीज पता चल रही है कि a के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, b के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, तो a व b 2 से विभाजित है, ये हमें पता चल रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है किसमें, कि a b सह अभाज्य है, अभाज्य है। a व b 2 से विभाजित है, तो हम क्या, a व b के अंदर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा। लेकिन हम पहले क्या कह रहे थे, a व b सहअभाज्य है, मतलब इनके अंदर कोई 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं हम कि ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। जब हम किसी भी संख्या को मानते हुए ये कह देते हैं कि वह अंत में उसको प्रूव करते करते हमें एक विरोधाभास मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मिलने लग जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने पहले माना था वह गलत है। तो पहले अपन ने क्या माना था, पहले अपन ने माना था √2 परिमेय है, यह हमने माना था। लेकिन एंड में यहां पे क्या आ रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस आ रहे हैं, विरोधाभास उत्पन्न हो रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, √2 चूंकि यह कथन विरोधाभासी है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो √2 अपरिमेय है। तो हमने कर दिया है क्या, इसको प्रूव। तो ये प्रूव हो चुका है कि √2 अपरिमेय है, क्योंकि हमें क्या मिल गया, एक विरोधाभासी कथन मिल गया। तो इस पूरी प्रश्नावली में जो भी सवाल है वो इसी विरोधाभास से होंगे कि पहले हम उनको परिमेय मानेंगे, फिर बाद में एक विरोधाभास प्रकट होगा और उस विरोधाभास से हम ये कह देंगे कि वह अपरिमेय है। तो अभी तक हमने सिद्ध कर लिया है कि √2 अपरिमेय है, अपरिमेय है। तब हम क्या कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि हम इसमें हमें क्या बदलाव कर सकते हैं, हम √2 की जगह √3 कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि √2 की जगह √5 लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ हम √2 लिखा हुआ है, जितना भी आपने अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया है या प्रमेय जो भी हमने सिद्ध करी है, तब हम उसमें √2 की जगह 5 लिख सकते हैं, और जहाँ जहाँ भी हमने 2 लिखा है वहाँ हम 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5। तो ये प्रमेय हर एक के लिए वैसी ही है, और अगर आप किताब में भी देखोगे तो आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया है। अगर नहीं आए तो आप टेलीग्राम में मेरे को फिर से पूछ सकते हैं। और ये अभी लेंथ ही खिंच गया है, इसलिए हम देखते हैं कि इसके जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे वो हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही। सपोर्ट करो, टेलीग्राम में मैसेज करो, कमेंट करो, और जो भी अगर आपको दिक्कत आती है तो हमारे प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।